बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मिस्टर बॉलस्टेड्स बुक एग्जाम्पल 5.1 एसी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। और इसके लिए एक बहुत पुरजोर फरमाइश है। आइए थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं पहले। जब हम एसी एनालिसिस की बात करते हैं तो उससे पहले हम जो डीसी बायसिंग का कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर एसी सिग्नल इम्पोज करने का कॉन्सेप्ट है, वो इस पिक्चर से आप आसानी से समझ सकते हैं। ये जैसे स्टेज बना हुआ, इसको आप समझें कि ये डीसी बायस है, ये बायसिंग के जी कहाँ पे ऑपरेट करना है। और उसके ऊपर ये जो डांस कर रहे हैं, ये इसको हम कहेंगे कि ये एसी सिग्नल है। यानी बायस कंट्रोल की ऑपरेट कहाँ पे करना है और एसी सिग्नल जो है ये फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है। तो जब एसी एनालिसिस करेंगे तो हमें बायस को ख़त्म कर देना होगा। हमें सिर्फ एसी सिग्नल को लेना होगा और उसके लिए स्टेज ज़रूरी नहीं है, यानी डीसी बायस ज़रूरी नहीं है एसी एनालिसिस के लिए। इसीलिए जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो अब हम ये कह रहा है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द एसी रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट, all the DC supplies can be replaced by zero potential और शॉर्ट सर्किट। तो ये डीसी को हम यहाँ पे जीरो कर देंगे। आइए हम आगे देखते हैं इस चीज को। ये वही बात कह रहा है कि हम डीसी सप्लाईज को जीरो कर दें। अब ये हमारा सर्किट है, तो यहाँ सबसे पहले तो हम ये वीसीसी को जीरो कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया। इस साइड पे भी इसको जीरो कर दें। पहला स्टेप ये हो गया। इसके साथ ही दूसरा स्टेप ये है कि इन एडिशन the coupling capacitors C1, C2 and bypass capacitor C3 are replaced by short circuit। तो ये कैपेसिटर जो है इसको कहा जाता है कपलिंग कैपेसिटर। इसका मेन मकसद ये होता है कि यहाँ पे जो भी डीसी है वो दूसरे इस सर्किट को इन्फ्लुएंस ना करे और इस सर्किट की जो डीसी है वो आगे जो सर्किट है उसको इन्फ्लुएंस ना करे। अब चूंकि हम एसी से डील कर रहे हैं तो हम इनको ख़त्म कर देंगे, इनको शॉर्ट कर देंगे। इसको भी शॉर्ट कर दिया, इसको भी शॉर्ट। इस कैपेसिटर को कहा जाता है बाईपास कैपेसिटर, जो एमीटर रेजिस्टेंस को बाईपास करता है। तो ये इसको भी जब आप शॉर्ट कर देंगे तो दो चीज़ें होंगी। ये तो खुद शॉर्ट हो गया, लेकिन इस रजिस्टर को भी इसने शॉर्ट कर देना, तो ये लाइन यहाँ पे शॉर्ट हुई। तो अब ये हमारा एसी इक्विवेलेंट सर्किट है जिसको हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये वही बता रहा था कि C3 का क्या काम है, उसने उसको शॉर्ट कर दिया। एक और जो आमतौर पर हम ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो उसमें चंद एक पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे ये V इनपुट है और ये आई इनपुट है, उनके डायरेक्शंस को ध्यान में रखिए। और ये Z इनपुट है। इसी तरह ये इन साइड पे करंट दाखिल हो रही है यहाँ से, तो आई आउट है और ये जेड आउट है और ये वी आउट है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम ये करेंगे, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि अब पहले तो आप ये देखिए कि इन दोनों को, अब ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो इन दोनों को हम पैरेलल यहाँ पे लिख लेंगे। और इसी तरह ये ट्रांजिस्टर हमारा आ गया और ये भी चूंकि ये ग्राउंडेड है तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे RC। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है विद द ग्राउंड, वहाँ से इधर भी विद द ग्राउंड वही वोल्टेज होना चाहिए V0। तो इसको हमने V0 लिख लिया। तो अब इस सर्किट को हम लेके चलेंगे। अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का हम बेसिकली क्वेश्चन करेंगे और इसको ये नाम दे रहा है RE ट्रांजिस्टर मॉडल। आइए देखते हैं वो क्या है। यहाँ सिर्फ हम अभी ट्रांजिस्टर को ले रहे हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर है, मीटर है, बेस है। यहाँ पे हम आमतौर पे इनपुट कनेक्ट करते हैं। ये VBE या VBE वोल्टेज है ये, और ये करंट है। इसको अब हम रीड्रॉ कर सकते हैं। ये सिर्फ इस पोर्शन को देखिए, अभी इसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम इस पोर्शन को देखिए तो ये बेसिकली डायोड है एक, तो इसको हम विद डायोड रिप्लेस कर सकते हैं। और ये ऊपर से ये करंट IC है और इसमें जो करंट है वो IE है। इसको फर्दर हम मॉडिफाई कर सकते हैं।
और वो ये है कि जो ऊपर जो करंट है उसको हमें पता है कि आई सी बराबर होता है बीटा टाइम्स आई बी। तो इसको हम एक करंट सोर्स के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं बीटा टाइम्स आई बी। तो ये एक तरह से मुकम्मल हो गया हमारे बीजीटी इक्विवेलेंट सर्किट। लेकिन इससे आगे फर्दर हम ये करेंगे कि इस ट्रांजिस्टर की सॉरी इस डायोड की जो रेजिस्टेंस है उसके साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं आर ई। तो डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आर ई ट्रांजिस्टर मॉडल। अच्छा, अब आर ई की वैल्यू क्या है? तो हमने इससे पहले सेक्शन 1 में ये डायोड रेजिस्टेंस की एक फार्मूला बताया गया है कि डायोड रेजिस्टेंस आर डी इज 26 मिली वोल्ट ओवर आई डी। ये फार्मूला आप चाहें तो यहाँ सेक्शन 1 में जाके आप देख सकते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर और वोल्टेज ड्यू टू टेम्परेचर और डिवाइडेड बाय करंट होता है। कुछ किताबों में इसको 25 मिली वोल्ट लिया जाता है और कोई ऑथर इसको 26 मिली वोल्ट लेते हैं। तो ये डायोड रेजिस्टेंस जो है आर डी ये फार्मूला है। अब हमारे केस में चूंकि हम एमीटर में हम डायोड के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एमीटर में ले रहे हैं तो आर डी की जगह पे हम आर ई लिखेंगे, बाकी चीज़ें वही रह गई। और हाँ, ये जो करंट है, जो इसमें से करंट है, उस करंट को हम लिखेंगे जो डीसी इक्विवेलेंट करंट होना चाहिए इसको। ये आई ई। आई होप आप इस चीज़ को समझते हैं कि अगर कैपिटल लेटर हो तो ये डीसी वैल्यू जाहिर करता है, अगर स्मॉल लेटर हो तो ये एसी वैल्यू जाहिर करता है, और अगर मिक्स हो तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन को जाहिर करता है। एनीवे, तो ये फार्मूला हमारा आर ई का आ गया। अच्छा, अब कुछ पैरामीटर्स जो हम मालूम कर सकते हैं वो पहला हो गया जेड आई। जेड आई क्या होगा कि जो यहाँ पे वोल्टेज है वी आई डिवाइडेड बाई ये करंट, यानी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो वी आई ओवर आई बी, और वी आई और वी बी ई सेम है तो इसकी जगह हम वी बी ई ओवर आई बी लिख सकते हैं। अच्छा, अब वी बी ई क्या है? यहाँ से अगर आप देखें तो ये आई ई आर ई, आई स्मॉल ई आर ई है तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और आई स्मॉल ई या आई ई किसके बराबर होता है? आई बी प्लस आई सी, यानी बेस करंट और कलेक्टर करंट मिला के एमीटर करंट। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे चलते हैं कि जी आई सी को हम बीटा टाइम्स आई बी भी लिख सकते हैं। ये जैसे बीटा टाइम्स आई बी हमने लिखा है तो आई सी को हम रिप्लेस कर देंगे बीटा टाइम्स आई बी से, और इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी आई बी को हम बाहर लेकर आ गए तो बीटा प्लस 1 आई बी आर ई, ये वी बी ई हो गया। तो ये वी बी ई हमने मालूम कर लिया। अब जेड आई के जगह पे ये फॉर्मूला था, वी बी ई के लिए इस वैल्यू को हमने लिख लिया और आई बी नीचे आ गया तो आई बी कैंसिल। तो जो बचा वो है बीटा प्लस 1 आर ई, और बीटा तकरीबन ये हंड्रेड्स में इसके वैल्यू होते हैं, मतलब मिनिमम समझे आप 100 है तो उसके मुकाबले में 1 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं कि जेड इनपुट जो है वो बीटा टाइम्स आर ई के बराबर है। अब हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट फर्दर ड्रॉ करेंगे और ये आर ई मॉडल को अब हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है जेड आई हमने निकाल दिया, बीटा आर ई ये आ गया, आई बी करंट यहाँ पे आ गया। आउटपुट पे क्या है? ये बीटा आई बी करंट है जो कलेक्टर करंट, उसके साथ एक आउटपुट इम्पीडेंस इसको कनेक्ट किया जाता है। और आउटपुट इम्पीडेंस की जो भी उसको हम कहते हैं आर ओ। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया आर ई मॉडल for the common emitter transistor configuration including the effect of RO। अच्छा, अब आप आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फॉर द नेटवर्क कॉन्फ़िगर दिस, हमें ये कोई 5 पैरामीटर्स मालूम करने हैं, एक एक करके हम इनको देखेंगे। ये हमारा सर्किट है और पहला क्वेश्चन है डिटरमिन आर ई। तो आर ई का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था कि ये 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई आई ई।
याद रहे कि ये डीसी वैल्यू है। अब आई ई हम कहाँ से निकालेंगे? आई ई हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि बीटा प्लस वन आई बी। और आई बी अब कहाँ से निकालेंगे? तो आई बी के लिए हमें इस सर्किट में जाना होगा। ये हमारा देखिए आई बी करंट का ये रूट है। तो आप ये बाई के वी एल निकाल सकते हैं या इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि वी सी सी बराबर है आई बी आर बी प्लस वी बी ई। तो यहाँ से आई बी आ गया वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई आर बी। तब इनको हम फॉलो करके आर ई निकालेंगे। तो ये चलते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमने आई बी निकाल लिया, ये फॉर्मूला है। वी सी सी 12 है, वी बी ई हमें पता है 0.7 होता है हमेशा। ये जो रेजिस्टेंस है 470 किलो। आई बी आ गया जी 24.04 माइक्रो एम्पेयर। तो आई बी जब आ गया तो अब हम आई ई निकाल लेंगे यहाँ से। तो आई ई बीटा की वैल्यू हम बीटा प्लस वन जो है ये 100 प्लस वन हो गया। याद रहे क्वेश्चन में गिवन है कि बीटा 100 के बराबर है। आई बी हमने यहाँ से निकाला था तो ये मल्टीप्लाई करके ये हमारा आई ई हो गया। अब आई ई मालूम हो गया तो हम यहाँ से आर ई आसानी से निकाल सकते हैं। 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई आई ई, ये डिवाइड करके हमें आंसर आ गया 10.71 ओम। तो ये पहला हिस्सा पार्ट ए हमने निकाल लिया। अब पार्ट बी में कह रहा है फाइंड जेड आई विथ आर ओ इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब जेड आई में एक्चुअली इसके इतना रोल नहीं है क्योंकि हम देखते हैं, देखिए ये हमारा सर्किट है। अब इसको हम डीसी इक्विवेलेंट एसी इक्विवेलेंट बना लेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे या ग्राउंड कर देंगे एक्चुअली। तो ये ग्राउंडेड हो गया, ये भी ग्राउंडेड हो गया। तो कैपेसिटर्स को हमने निकाल दिए तो ये हमारा सर्किट आ गया। अब ये इनपुट है हमारा जेड इनपुट, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर लेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर की जगह पे तो हमारा ये सर्किट आ गया इंक्लूडिंग आर ओ। इनपुट साइड पे आर बी इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा ये, और आउटपुट साइड पे आर सी इसके साथ आ जाएगा सामने। तो अब ये हमारा कंप्लीट मॉडल हो गया आर ई मॉडल फॉर दिस सर्किट। अब यहाँ से हम जेड आई, ये हमारा जेड आई है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो जेड आई इन दोनों के पैरेलल में है। हम ये लिख सकते हैं कि जेड आई इज आर बी पैरेलल बी आर ई। अच्छा, बी आर ई कैसे निकालेंगे? तो आर ई हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, बी यहाँ पे दिया हुआ है 100। तो बी आर ई हमारा आ गया 1.071 किलो ओम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, अब हम जेड आई निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अब ये दोनों चीज़ें हमें मालूम है, 470 है और बी आर ई की वैल्यू हमें पता है। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो जेड आई आ गया 1.07 किलो ओम। तो ये पार्ट बी आ गया। अब आ जाते हैं हम पार्ट सी में, कैलकुलेट जेड ओ जेड आउट। यानी ये यहाँ से अब अगर देखें आप तो जेड आउट है आर सी और आर ओ पैरेलल में। अब यहाँ पे आर ओ के रोल जो है ना वो इसको हम देखेंगे। ओके, सो आर ओ पैरेलल आर सी, और ये हमारा पैरेलल फार्मूला है। अब जब आर ओ इन्फिनिटी के बराबर है तो आर ओ प्लस आर सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर ओ, क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू है एज कम्पेयर टू आर ओ। तो इसको हम आर ओ से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आर ओ कट गया तो हमें सिर्फ आर सी बचा, और आर सी की वैल्यू जो है वो है 3 किलो। तो जेड आउट हमने निकाल लिया 3 किलो। अब आ जाते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी में गेन मालूम करना है, ए वी विद दिस कंडीशन। ए वी होता है आउटपुट ओवर इनपुट गेन, वोल्टेज गेन। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखें तो वी आउट क्या है, ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है और ये हमारे करंट इसमें से फ्लो कर रही है। तो आई इंटू आर इज योर वोल्टेज गेन, और ये चूंकि नीचे से करंट इज गोइंग अप, दैट मीन्स नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, तो इसलिए हम जो वी आउट लिखेंगे उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो नेगेटिव साइन करंट वी आई बी मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों पैरेलल में आ गए आर सी इंटू आर सी पैरेलल आर ओ। अब इसको सॉल्व करेंगे। आई बी
हम यहाँ से देखें आई बी हमारा क्या है कि वी आई डिवाइडेड बाय ये जो रेजिस्टर है ये आई बी है, ये आई बी वी आई यहाँ पे है डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे आई बी की जगह पे, और यहाँ फिर बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बाकी बचा वी आउट का। और गेन के लिए हमें पता है वी आउट ओवर वी इन होता है, तो इसको हम अगर यहाँ पे लेकर आ जाते हैं तो ये गेन हो जाएगा हमारा माइनस आर सी पैरेलल आर ओ डिवाइडेड बाई आर ई। और आर सी पैरेलल आर ओ हमने यहाँ से देखा था कि वो आर सी के बराबर है, जबकि हम आर ओ इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो इसके जगह पे हम आर सी लिख देंगे, यहाँ पे आर सी डिवाइडेड बाई आर ई। तो ये फॉर्मूला आ गया जी। अब वैल्यूज हम पुट करके एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर सी 3 किलो है, आर ई हमने मालूम किया था 10.71, तो हमारा आंसर हो गया -280.11। तो ये 4 पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आखिरी हिस्से में कह रहा है रिपीट पार्ट सी एंड डी इंक्लूडिंग आर ओ इज इक्वल टू 50 किलो। अब आर ओ पहले सी डी में हमने इन्फिनिटी लिया था, उसकी जगह अब 50 किलो निकाल के देखना है कि आंसर में क्या फ़र्क पड़ा और इसको कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो फार्मूला वही है, ये पैरेलल का फार्मूला था, सिर्फ आर ओ की जगह इन्फिनिटी के बजाय अब हम 50 के कर दिया हमने। तो जेड आउट हो गया 2.83 किलो, जबकि पहले जो हमने निकाला था वो 3 किलो था। तो ये हो गया कि अब एक फाइनाइट वैल्यू रेजिस्टेंस आउटपुट में अगर हम लेते हैं तो आउटपुट इम्पीडेंस के वैल्यू में कमी आ गई, 3 किलो से इट इज़ 2.83। इसी तरह पार्ट सी में भी वही है कि गेन का ये फार्मूला हमने निकाला था, और ये इसकी पैरेलल में हमने यहाँ से ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये पैरेलल 2.83 डिवाइडेड बाय आर ई। तो अब गेन हो गया जी -264.25, जबकि पहले हमारा गेन था -280। तो गेन में भी कमी आ गई। तो ये असर हुआ कि जब आप फाइनाइट वैल्यू रेजिस्टेंस आउटपुट में कंसिडर करेंगे तो ये आउटपुट इम्पीडेंस और गेन दोनों में कमी आएगी। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।